नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, साथ ही हम लोगों ने देखा था आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। साथ ही हम लोग देखेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया। तो देखिए, भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। आगे नोट है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत के में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान को। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह प्रावधान था कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरा प्रावधान था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। तीसरा है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी। अगला नोट है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई थे उसे शांत कराने के लिए गांधी जी नोआखाली, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, वहां पर गए थे। अगला प्रश्न है कि नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई। तो माउंटबेटन के द्वारा उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी। यह कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कहना था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो संविधान सभा के गठन का प्रावधान जो है यह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। आगे नोट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो देखिए, 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य स्वतंत्र दल जो था उनके 15 उम्मीदवार थे।
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। अगला प्रश्न है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी सदस्य चुना गया? तो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला है कि वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया? तो वायसराय के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। आगे हम लोग देखेंगे अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, इसमें सदस्य देखेंगे और उनका विभाग देखेंगे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का विभाग था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले इनके पास थे, साथ ही राष्ट्रमंडल से संबंधित सारे मामले जवाहरलाल नेहरू के पास था। वल्लभ भाई पटेल या गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा साथ ही रियासती संबंधी मामले भी इनके पास थे। आगे है बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। आगे है सी एच भाभा के पास कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली के पास रेल विभाग, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग तथा लियाकत अली खां के पास जो है यह वित्त विभाग था। आगे नोट है कि अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां ऐसे प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है फांसी दे दी गई थी। हमारा दूसरा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 20 जनवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला है किस योजना को 3 जून के योजना के नाम से भी जाना जाता है? 3 जून के योजना के नाम से जाना जाता है माउंटबेटन योजना को। आगे हम लोग देखेंगे माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान को। इसमें पहला प्रावधान था कि पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांतों का विभाजन हो अथवा नहीं। दूसरा इसका जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन अर्थात भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट था कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिलों में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। अगला पॉइंट था कि विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। ये सारे प्रावधान माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता जो की थी वो सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिस समय भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। अगला प्रश्न है कि वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो ये थे विभाजन को नहीं स्वीकार करने वाले मुस्लिम नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे नोट है कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था। तो डिक्की बर्ड किसने तैयार किया था? डिक्की बर्ड प्लान माउंटबेटन ने, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो डिक्की बर्ड योजना को तैयार किया था माउंटबेटन ने, लेकिन नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसको लगा कि यह इससे भारत का बाल्कनीकरण होगा, इसलिए इस योजना का नाम बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो माउंटबेटन योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से स्वीकृति दी गई। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों को। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान था, पहला था कि 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों में बांट दिया जाएगा। दूसरा था इसमें पॉइंट कि प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगी जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तीसरा पॉइंट था कि नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। अगला है कि भारतीय राजवारों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नहीं भाग लेने वाले नेता थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो ये गाया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर को बनाया गया था। आगे नोट है कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। तो अर्थात जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की मृत्यु के बाद कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।